नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश राज। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ टीचर बाय प्रोफेशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर के बारे में जो बहुत ही ज्यादा डिमांडेड था, जिसके बारे में आप बहुत जानना चाहते हो, एंड दैट इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एज यूजुअल हमारा वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि सीए क्या होता है, व्हाट इज सीए। सेकंड, व्हाट डज अ सीए डू, एक सीए का काम क्या होता है। थर्ड, how to become a chartered accountant, and fourth, what after chartered accountant। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं कि what is CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या है। अब CA एक प्रोफेशनल डिग्री है। CA एक नॉर्मल ग्रेजुएशन या फिर आपका BBA या MBA का डिग्री नहीं होता। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है जिसको करने के बाद आपको एक्सपर्टीज हासिल होता है मेजरली तीन चीजों पे। पहला अकाउंटिंग, दूसरा टैक्सेशन एंड थर्ड इज ऑडिटिंग। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ सीखते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपका एक्सपर्टीज इन तीन चीजों पे होता है। ये जो डिग्री है, ये कॉलेज, इसका कोई कॉलेज नहीं होता सीए के लिए, एक इंस्टीट्यूट है। पूरे इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है जो आपको डिग्री प्रोवाइड करती है, उसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। नाउ ये कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूट नहीं है, दिस इज एन इंस्टीट्यूट सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पास हुआ था 1949 में, उसके तहत ICAI बना, विच रेगुलेट्स द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इन इंडिया। तो ये होता है सीए। नाउ आपको जानना चाहिए, किसी भी करियर में एंटर करने से पहले उसका प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए कि आप उस करियर में क्या करोगे। तो अब हम बात करते हैं कि एक सीए का काम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इसको समझने के लिए आपको समझना चाहिए कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो अपने पूरे सीए जर्नी के टाइम पे, आप कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ते हो। तो पहला जो है, जो सबसे मेजर है, दैट इज अकाउंटिंग। नाउ आप बोलोगे अकाउंटिंग आप जो जानते हो कि डेबिट क्रेडिट रूल्स जैसे हम बनाते हैं, रियल लाइफ में अकाउंटिंग वैसे नहीं करते, रूल्स सेम रहते हैं, बट आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना होता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो इंडिया में मेजरली चलते हैं। वो पहला नंबर पे टैली आता है, देन देयर इज मार्ग ERP 9 जो बहुत फेमस हो गया। थर्ड एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है इंडिया में, दैट इज ज़ोहो बुक्स। नाउ इनके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो जैसे जैसे एक स्मॉल बिजनेस है, आप जैसे वो मिड बिजनेस में जाएगा और बिजनेस बड़ा होगा, तो फिर SAP की बातें होती हैं, ERP की बातें होती है। सो जो इनमें अकाउंटिंग होता है, ये सॉफ्टवेयर है, आपको इसका आइडिया होना पड़ता है, आपको ये सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं। नाउ अब लोग बोलते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंट्स बनाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। एक सीए अपने जो आर्टिकल्स हैं या जो अपने स्टाफ है उनसे वो लोग अकाउंट बनाते हैं। सीए का काम है उसको रिव्यू करना, देखना कि ये अकाउंटिंग सही से हुआ कि नहीं, कहीं तो कुछ एंट्री गलती ना हो गया। तो अब आप अच्छा से समझ सकते हो कि अकाउंटिंग एक बिजनेस का कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आपको पता होना चाहिए आपके बिजनेस में कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, क्या एसेट्स हैं, क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो दिस मेक्स दिस करियर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस करेगा उसको अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी, एक बंदे की जरूरत पड़ेगी जो उनके अकाउंट्स को रिव्यू करे। नाउ सेकंड इज टैक्सेशन। बेसिकली दो ही तरह के टैक्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम एकदम सिंपल भाषा में समझे, कोई टेक्निकल बात ना करें। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, आप जो भी इनकम कमाते हो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है ना। इसका ये जो टैक्स रिटर्न की फाइलिंग्स होती हैं या आपका कोई भी आपने इनकम गलत डिक्लेयर कर दिया, तो ये सारे काम सीए आपको हेल्प करते हैं। सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था, वैट हुआ करता था, सेल्स टैक्स हुआ करता था। अब उन सारे टैक्सेस को हटा के एक GST आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसके नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जब भी आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हो तो आप पे ये टैक्स लगता है। इसका भी कंप्लायंस है, आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, इसके रिटर्न्स फाइल होते हैं, मंथ रिटर्न्स फाइल होते हैं, क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल्स होते हैं। तो ये सारे काम सीए करते हैं ना। तो ये हो गया टैक्सेशन का काम। अब इस टैक्सेशन बहुत बड़ा चीज है, इसको हम छोटे से वीडियो में कवर नहीं कर सकते। नाउ थर्ड इज ऑडिटिंग। गाइस सपोज करें कि रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, वो उसके शेयर प्राइस को, वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी है और लोग उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ आप सोचो ये आम जनता का पैसा है, अगर रिलायंस इंडस्ट्री ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दिया कि हम इतना प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं और वाकई में इतना प्रॉफिट्स अगर नहीं है, तो आम जनता का, आम लोगों का पैसा डूब जाएगा। इसलिए सीएस को पावर दिया गया है ऑडिट करने का। तो जो ऑडिट रिपोर्ट होता है किसी भी कंपनी का, सपोज रिलायंस इंडस्ट्री का ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें लिखा गया कि इस कंपनी का ये परफॉर्मेंस रहा है, इन्होंने इतना एक्सपेंसेस इनकर किया, इन्होंने इतना प्रॉफिट अर्न किया। तो ये सारा काम एक ऑडिटर करता है। और गाइस सबसे अच्छी बात है, इंडिया में ये ऑडिट करने का जो पावर है सिर्फ और सिर्फ सीएस को दिया गया है। दिस मेक्स सीए करियर वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। सीएस के पास पावर आ जाती है, वो जो साइन होता है ना, वो साइन का पावर आ जाता है ऑडिट्स के टर्म्स में।
नाउ ऑडिट होता क्या, बेसिकली आपको चेक करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि किसी भी कंपनी ने अपने जो भी ट्रांजैक्शंस दिखाए हैं क्या वो सही है कि नहीं, उसके लिए वैलिड उनके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं, अगर कोई खर्चा किया तो उसके लिए बिल्स अवेलेबल है कि नहीं, एविडेंसेस अवेलेबल है कि नहीं। और उसके बेसिस पे सीए ये नहीं बोलता कि ये कंपनी अच्छी है बुरी है, ये नहीं, वो अपना एक ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं कि ये इस कंपनी में हो रहा है, बस दिस इज ऑडिट। ना ऑडिट बहुत तरह का होता है, बहुत तरह के ऑडिट किए जाते हैं, कुछ नाम है, चलो स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं, देन देयर इज इंटरनल ऑडिट, आपको दिख रहा होगा टैक्स ऑडिट है, स्टॉक ऑडिट है, तो ये बहुत सारा ऑडिट डिफरेंट वैरायटीज है जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो दैट इज लॉ, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे लॉज बने हुए ताकि लोग अपने दायरे में काम कर पाए। नाउ सपोज करो अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, किसी कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर कराया, प्राइवेट लिमिटेड है या फिर वो पब्लिक लिमिटेड है, तो उनको कौन कौन से लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, ये होता है कंपनीज एक्ट में। अगर आपने सपोज करो किसी को चेक दिया, आप बिजनेस कर रहे हो, आप चेक इशू करते हो, तो देन देयर इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो आपको उसके हिसाब से कैसे चेक काटें, कितना टाइप्स का चेक होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, कभी चेक बाउंस करेगा, तो ये सारे एक्ट एक सीए को भी पढ़ना पड़ता है, तो आपके पास पूरे लॉज का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है। नाउ फोर्थ नंबर पे जो आप पढ़ते हो दैट इज कॉस्टिंग। आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में लॉन्च करते हो, सपोज आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और आपका एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा जाए। बहुत ज्यादा प्राइस रखोगे तो प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा, बहुत कम प्राइस रख दोगे तो लॉसेस हो जाएंगे, तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो इस हिसाब से आपको कॉस्टिंग आना चाहिए, तो सीएस कॉस्टिंग पे भी पढ़ाई करते हैं। इसके बाद आता है लास्ट एक आता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट है जो सीएस पढ़ते हैं ना। उसमें बहुत तरीका का चीज पढ़ा जाता है, जैसे कि अगर आपको कैपिटल रेस करना है तो आप कैसे करोगे, क्या आप डेट मार्केट से लोगे, लोन्स लोगे, या फिर आप इक्विटी रेस करोगे। अगर आप वैल्यूएशन निकालना चाहते हो किसी भी कंपनी का या किसी भी कंपनी के शेयर्स का या किसी बॉन्ड का, तो आप कैसे निकालोगे। इसमें आप पढ़ते हो स्टॉक्स के बारे में, डिवेंचर्स के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में, आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो। एसएफएम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ मैं ये नहीं बोल रहा कि सीएज आर द फाइनेंस एक्सपर्ट। अगर आपने सपोज करके सीए के बाद कुछ ऐसे कोर्सेज और कर लिए जो फाइनेंस पे ज्यादा फोकस्ड है, फॉर एग्जांपल सीएफए, तो आपके पास और थोड़ा एक्सपर्टीज आ जाता है फाइनेंस वाले फील्ड में। अब हम एक बार बात करते हैं कि आप सीए बन जाते हो ना, व्हाट आफ्टर बिकमिंग अ सीए, आप सीए बनने के बाद क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो बेसिकली 5 चीजों में सीए ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। जो पहला है प्रैक्टिस, वो अपने खुद का फर्म सेटअप करते हैं जिसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है। वो जब आप सीए बन जाओगे, मेंबरशिप नंबर आपको मिल जाएगा, देन यू विल अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद आपको साइन अथॉरिटी मिल जाती है, तो आप कोई भी ऑडिट रिपोर्ट को या किसी भी चीज को आपके साइन का वो वैल्यू हो जाता है, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस में जाना पड़ता है। नाउ सेकेंड नंबर इज जॉब। आप सीए बनने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, या तो आप किसी भी ऑडिटिंग फर्म्स को ज्वाइन कर लो या किसी सीए फर्म को ज्वाइन कर लो, जैसे बिग फोर्स का नाम आपने सुना होगा, EY, PwC, डेलॉयट, KPMG और भी बहुत सारे हैं। या तो आप इन ऑडिटिंग फर्म्स को ज्वाइन कर लो, या सेकंड ऑप्शन होता है आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लो। इंडस्ट्री का मतलब आपने रिलायंस ज्वाइन कर लिया एज अ सीए, आपने ITC ज्वाइन कर लिया एज अ सीए, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो इंडस्ट्री में जाओ या तो आप ऑडिटिंग फर्म्स में जाओ। नाउ थर्ड ऑप्शन सीए के पास होता है, वो होता है बिजनेस। अब आप सब जो आपको पता है इंडिया में सारे कुछ कि कैसे बिजनेस करने, क्या लॉज लगते हैं, कैसे अकाउंटिंग, टैक्सेशन, सारा कुछ पता है, तो बहुत ज्यादा सीएस बिजनेस या स्टार्टअप्स में भी चले जाते हैं। नाउ फोर्थ नंबर इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको अगर मन किया सीए बनने के बाद कि अब मुझे यूपीएससी में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, तो बहुत सारे सीएस आफ्टर बिकमिंग सीए आल्सो दे गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी। एंड फिफ्थ इज आप सीए बनने के बाद हो सकता है आप चाहते हो कि मुझे और थोड़ा सा पढ़ाई करना है, आप हो सकता है आप चाहते हो कि मुझे एमबीए करना है, आप चाहते हो कि मुझे सीएफए करना है या एफआरएम करना है, तो बहुत लोग सीए बनने के बाद कुछ और भी कोर्सेज करते हैं ताकि उनको थोड़ा अलग सा ट्रेजेक्टरी मिल सके उनके करियर के पाथ में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपको सीए बनना है देन हाउ टू बिकम अ सीए। नाउ सीए करने का इंडिया में 2 रूट है। पहला, आप डायरेक्टली क्लास 12 के बाद आप सीए में एंटर कर सकते हो, या दूसरा कि सपोज आपको ग्रेजुएशन क्लास 12 के टाइम पे आपको समझ नहीं था कि मुझे सीए में जाना है या नहीं जाना है, और आपने ग्रेजुएशन में एंट्री कर ली, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी आप सीए कर सकते हो। तो पहला है क्लास 12 के बाद एंटर करना, और दूसरे को हम बोलते हैं बेटर वे में बोले तो डायरेक्ट एंट्री स्कीम। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर आप क्लास 12 के बाद सीए में एंटर करना चाहते हैं तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्लास 10 के बाद ही सपोज आप श्योर थे कि मुझे सीए ही बनना है, देन आप रजिस्टर करा लो क्लास 10 के बाद ही बोर्ड ऑफ स्टडी से आपको बुक्स मिल जाएंगे एंड आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। लेकिन आप एग्जाम्स, जो सीए का पहला एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, जिसको हम सीए फाउंडेशन बोलते हैं,
सो सीए फाउंडेशन में आपको ये 4 सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहा होगा। ये 4 सब्जेक्ट्स होता है 100 मार्क्स का, जिसमें जो अकाउंट्स एंड लॉ है ये एक सब्जेक्टिव एग्जाम है, जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं। एंड देन उसके बाद जो मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स आपको दिख रहा है ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होता है 100 मार्क्स का। आपको चारों में इंडिविजुअली आपको 40% मार्क्स स्कोर करना पड़ता है एंड ओवरऑल एग्रीगेट में आपको 50% मार्क्स क्रॉस करना पड़ता है। आपका क्लास 12 एग्जाम खत्म होता है, आप उसके बाद सीए एंट्रेंस एग्जाम देते हो। अब सीए एंट्रेंस 2 बार लिया जाता है साल में, मई में एंड नवंबर में। आप मई में देना चाहो, नवंबर में देना चाहो, आपके ऊपर, आपके प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। तो आईपीसीसी में 2 ग्रुप होते हैं जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। नाउ आप इन दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर करो और इसके एग्जाम दे दो। नाउ आपने आईपीसीसी एग्जाम्स क्लियर कर ली, उसके बाद आपको एक 4 वीक का ICITSS का ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो बेसिकली ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग आपको कराया जाता है, जिसमें आप सीखते हो IT एंड सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इस ट्रेनिंग के बाद आप फिर रजिस्टर करते हो आर्टिकलशिप के लिए। 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपना जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है और ये जो 4 वीक का IT और SS का ट्रेनिंग मिलता है, आप एक ग्रुप पास करने के बाद भी कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको दोनों ग्रुप पास करना पड़ेगा। इट्स रिकमेंडेड कि आप दोनों ग्रुप साथ में प्रिपेयर करो अगर आप कर सकते हो तो। नाउ अब आपने आर्टिकलशिप में रजिस्टर करा लिया। आर्टिकलशिप आप अपना स्टार्ट, आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीए कोर्स कि आपको प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा कि आपको कहीं भी अकाउंटिंग क्लाइंट के ऑफिस में जाके कैसे करना है, क्लाइंट से डील कैसे करते हैं, क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आता है, इसको आपको सीखना पड़ता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आर्टिकलशिप, जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नाउ विल टॉक इन सम सर्टेन सेपरेट वीडियोस कि आपको आर्टिकलशिप करते वक्त क्या क्या बातों पर ध्यान देना चाहिए। नाउ आपने आर्टिकलशिप कर ली है, ज्वाइन कर ली है, आपका स्टार्ट हो चुका है। आपका जब लास्ट 2 साल बचा हुआ आर्टिकलशिप का, उस टाइम पे आपको एक और ट्रेनिंग करना पड़ेगा, एडवांस लेवल का जो IT एंड SS का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। एडवांस जो ICITSS बोलते हैं, तो आपको वो भी करना पड़ेगा आपके आर्टिकलशिप के लास्ट 2 साल जब बचे हुए हैं। अब आपने IPCC क्लियर कर ली थी, आपने दोनों ग्रुप आपका क्लियर हो गया था। अच्छा, आप दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही फाइनल के कोर्स में रजिस्टर करा लोगे अपने आप को, ठीक। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आर्टिकलशिप का 2.5 साल पार हो जाता है, 2.5 years आपका पार हो जाता है। यू बिकम एलिजिबल टू गिव योर CA फाइनल एग्जामिनेशन। अब CA फाइनल एग्जामिनेशन भी 2 ग्रुप में बटा हुआ है। नाउ अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2 ग्रुप है जो फाइनल्स का, उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। आप इन सब्जेक्ट को पढ़ोगे, आप अपने CA फाइनल के लिए प्रिपेयर करते हो और अपना CA फाइनल एग्जाम दे देते हो। अगेन इट इज रिकमेंडेड कि आप दोनों ग्रुप को एक साथ दो, आपको सेट ऑफ का फायदा मिल जाएगा। जैसे ही आपका ये दोनों ग्रुप क्लियर हो जाता है फाइनल का, CA फाइनल का, उसके बाद साहब आपका 3 साल भी आपको कंप्लीट करने का वेट करना पड़ेगा। आप थोड़ा पहले ही आपका रिजल्ट आ जाता है। आप जैसे आपका 3 साल कंप्लीट हुआ, आपने साथ में दोनों ग्रुप फाइनल के क्लियर कर दिए, आप बन जाते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। दिस इज अ ग्रैंड न्यूज, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो। देन यू अप्लाई फॉर मेंबरशिप ऑफ CA इंस्टीट्यूट, आप मेंबर बनते हो और उसके बाद ऑप्शन है आपके पास, आप जॉब में जाना चाहो या फिर आप प्रैक्टिस में जाना चाहो, बिजनेस करना चाहो, वो आपके ऊपर है। दिस इज हाउ यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाया क्लास 12। अब देखो, जो डायरेक्ट एंट्री स्कीम है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सपोज करिए आपने 2 आपके पास पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी कि आपने ग्रेजुएशन कर ली या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली। अगर आपने ऐसा कर लिया, या फिर आप CS के इंटरमीडिएट लेवल पे, ICSI जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उसका आपने इंटरमीडिएट लेवल कर लिया है, या फिर आपने CMA का भी इंटरमीडिएट लेवल क्लियर कर लिया है, तो गाइस आपको CA फाउंडेशन का एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ता। नाउ आप सपोज आपको फाउंडेशन नहीं देना था, आपने डायरेक्टली एंट्री ले ली है CA कोर्स में। अब आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। डायरेक्टली आप रजिस्टर कराते हो IPCC के लिए। IPCC के लिए आप रजिस्टर कराओगे, देन आपको वो 4 वीक वाला जो ट्रेनिंग है IT और SS का, सॉफ्ट स्किल्स का, आपको वो ट्रेनिंग कंप्लीट करना है एंड आप एलिजिबल हो जाते हो अपने आर्टिकलशिप में जाने के लिए। अब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लोगे। अभी तक आपने एग्जाम दिया नहीं है IPCC का, आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हो और जैसे आपका 9 महीना कंप्लीट होता है आर्टिकलशिप का, आप एलिजिबल हो जाते हो IPCC के एग्जाम्स देने के लिए। अगेन आपको 2 ग्रुप क्लियर करना है IPCC का। अगेन फिर वो सेम प्रोसीजर है जो आफ्टर 12th वाले रूट में आप फॉलो करते हो। तो गाइज हमारे पास ये 2 रूट है, मोस्ट जो फॉलोड है वो है क्लास 12th वाला रूट। तो ये था हमारा पार्ट 1 वीडियो ऑफ CA। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिनको आइडिया लेना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंट कि उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसे ही कॉमर्स रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे लाते रहेंगे बिकॉज दिस चैनल इज
for commerce, of commerce, and by commerce. This is Ankush Raj signing off for today. See you in the next video. Bye bye.